नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। दोस्तों, तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में हिंदी एडॉप्टेशन को लेकर हमेशा से ही विरोध रहा है। डीएमके और अन्य रीजनल पार्टियां हमेशा से ही सेंटर से टकराव में रही हैं, ये बोलकर कि सेंटर जो है उनके ऊपर ही हिंदी इम्पोज करना चाहता है। तो जब भी ये कोशिश की गई कि हिंदी को करिकुलम का पार्ट बनाया जा सके ताकि हिंदी को एज अ नेशनल इंटीग्रेशन के लिए यूज़ किया जा सके, एवरी टाइम अपोजिशन ने उसका कड़ा विरोध किया है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि आप देखेंगे, हम इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करेंगे कि एजुकेशनल पॉलिसी, जो स्टेट एजुकेशन पॉलिसी है तमिलनाडु की, उसके की प्रोविजंस क्या हैं, कैसे कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि इन कॉन्ट्रास्ट विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा और हिंदी को लेकर इतना अपोजिशन क्यों है तमिलनाडु के अंदर। तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ यह है कि एम के स्टैलिन रोल्स आउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर स्टेट। ठीक है, तो ऑन अगस्त बेसिकली 2025 सीएम एम के स्टैलिन ने जो है नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की विद अ कोट दैट वी विल नॉट अलाउ पिरकू यानी रिएक्शनरी थिंकिंग इन आवर एजुकेशन। आवर स्टेट एजुकेशन पॉलिसी एम टू क्रिएट समतुबु कल्की एजुकेशन फॉर इक्वालिटी एंड एजुकेशनल फॉर रैशनल थॉट। तो इसी कोट के साथ एम के स्टैलिन ने जो है ये कहा कि ओनली तमिल एंड इंग्लिश टू बी कंटिन्यू एज अ लैंग्वेज इन स्टेट एजुकेशन पॉलिसी, और उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च कर दी। सो आप देखेंगे कि जो स्टेट एजुकेशन पॉलिसी है वो कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके अंदर स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में है सेंटर के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। सेंटर ने 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की थी। उस एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि एक होलिस्टिक एजुकेशन को अचीव करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन इस्टेब्लिश करता है। उससे स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो आप देखेंगे कि तमिलनाडु के स्टेट एजुकेशन पॉलिसी में है। तो हम बेसिकली ऐसे की प्रोविजंस देख लेते हैं। पहला तो क्या है कि दे आर गोइंग टू अडॉप्ट ओनली टू लैंग्वेज, तमिल एंड हिंदी। दे आर नॉट गोइंग टू यूज़ हिंदी, ऐसा नहीं कि खाली हिंदी ही, और भी कोई लैंग्वेज दे आर नॉट गोइंग टू यूज़। दे आर गोइंग टू यूज़ तमिल एंड इंग्लिश एज अ स्टैंडर्ड टू लैंग्वेज पॉलिसी फॉर देयर एजुकेशन, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के लिए। ठीक है, दूसरा, क्लास 11 के जो पब्लिक बोर्ड एग्जाम होते हैं वो एबॉलिश कर दिए गए हैं। कोई पब्लिक एग्जाम नहीं होगा क्लास 11 के लिए। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ एग्जाम इन लोअर क्लास। तो बेसिकली तीसरी, पाँचवीं और आठवीं क्लास में भी पब्लिक एग्जामिनेशन हुआ करते थे, उसको इन्होंने एबॉलिश कर दिया है कि यहाँ पे कोई पब्लिक एग्जामिनेशन नहीं होगा। दूसरा, दे वांट टू इंक्लूड एआई एंड डिजिटल लिटरेसी, कोडिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, दीज थिंग्स। और बेसिकली दे कलवी टीवी है और मनकेनी ऐप है, इसके थ्रू जो है चाहते हैं कि एजुकेशन को प्रमोट किया जाए स्टेट के अंदर। ठीक है, दूसरा ये चाहते हैं कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे, जो स्टेट के अंडर में नहीं, सॉरी, जो सेंटर के अंडर में नहीं आती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके एडमिशन फीस, मतलब उनका सारा कंट्रोल, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के कंट्रोल जो है स्टेट के अंडर में है। तो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, एडमिशन फीस, फैकल्टी, इन्फोर्समेंट ऑफ रिजर्वेशन नॉर्म्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ताकि स्टेट इम्पोज कर सके, इसके लिए वो चाहते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर स्टेट का रेगुलेशन रहे। दूसरा, कोचिंग सेंटर के ऊपर दे वांट कि कोचिंग सेंटर्स को बैन किया जा सके। वैसे ही जो अंडर मतलब कि आप जब 11वीं और 12वीं पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपका जो है एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होगा, तो वहाँ पे इन्होंने 11 और 12वीं के मार्क को कंसिडर करने को कहा है कि देर कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई सेंट्रल एग्ज़ाम नहीं होगा, एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम नहीं होगा। 11वीं और 12वीं के मार्क को जोड़कर आपको ग्रेजुएशन में, मान लीजिए आप बीएससी कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं, तो उसमें बेसिकली बीए या बीएससी कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो है 11वीं और 12वीं के मार्क के ऊपर एडमिशन दिया जा सके। तो इनका मेन टारगेट ये है कि अभी जैसे करंट में वहाँ पे 72% ट्रांजिशन है फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज, मतलब 72% लोग स्कूल करने के बाद कॉलेज जाते हैं। तो इनका एम ये है कि ये करने, मतलब 11वीं और 12वीं के मार्क को जोड़कर हम एडमिशन दें ग्रेजुएशन के लिए, तो वहाँ पे 100% इनरोलमेंट अचीव किया जा सके। ठीक है, तो ये की प्रोविजन से स्टेट एजुकेशन पॉलिसीज़ के। अच्छा, ये वेरी कैसे करता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? तो आप देखेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बेसिकली ये बोलता है कि दे आर गोइंग टू यूज़, मतलब स्टेट के अंदर 3 लैंग्वेज फार्मूला होना चाहिए, यानी टिपिकली रीजनल लैंग्वेज तो होगा ही होगा, साथ में हिंदी प्लस इंग्लिश। ठीक है, फ्लेक्सिबल, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, बट जनरली ये होता है कि हिंदी, क्योंकि मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन हिंदी बोलती है इंडिया की। ठीक है, और लोग इधर से उधर आते जाते रहते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज में, तो हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज और इजी लैंग्वेज हो जाती है लोगों को कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो बेसिकली सेंटर यूज़ करना चाहती है कि ठीक है, हिंदी को एज ए लैंग्वेज यूज़ किया जा सके ताकि वो बेटर कम्युनिकेशन हो सके। बट स्टेट एजुकेशन पॉलिसी क्या बोलती है? स्टेट एजुकेशन पॉलिसी बोलती है कि दे आर गोइंग टू यूज़ ओनली 2 लैंग्वेज फार्मूला, ओनली तमिल एंड इंग्लिश, कोई अदर लैंग्वेज नहीं, मतलब खाली हिंदी ही नहीं, कन्नड़ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी लैंग्वेज नहीं, सिर्फ तमिल एंड इंग्लिश दे आर गोइंग टू यूज एज अ 2 लैंग्वेज फार्मूला इन स्टेट एजुकेशन पॉलिसी। तो ये क्या है? दिस बेसिकली कॉन्ट्राडिक्ट्स विथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। अब उनका कहना क्या है कि जो हमारा तमिल है वो हिस्टोरिक लैंग्वेज है और
हमारा कल्चरल प्राउड है इसके ऊपर, तो हम जो है हिंदी उसको डाइल्यूट कर देगी और हम उसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं। हमेशा से इनका ये पोजीशन रहा। दूसरा, जो स्टेट एजुकेशन जैसे एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या बोलता है कि पब्लिक एग्जाम होंगे, ठीक है, फॉर ग्रेड 3, ग्रेड 5 एंड ग्रेड 8, ठीक है। इन इसको जो है ये तमिलनाडु की स्टेट एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि क्लास 3, 5, 8 और 11 में कोई पब्लिक एग्जाम नहीं होंगे। तो पब्लिक एग्जाम अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो 1 मिनट, सॉरी। तो पब्लिक एग्जामिनेशन बेसिकली होते क्या हैं दैट कोई भी एग्ज़ाम जो स्टेट गवर्नमेंट यूज़ करे या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको कंडक्ट करा है वो पब्लिक एग्जामिनेशन में आते हैं। तो इनका मेन क्राइटेरिया क्या रहता है कि एक पर्टिकुलर डे के अंदर हर जगह सेम पेपर हो, सेम डे के अंदर सेम पेपर, और उसका रिजल्ट जो है सेंट्रली रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो है इन नंबर्स को यूज़ करके जो आप आगे क्लासेस में जाएंगे उस इन्हीं नंबर के बेसिस पे इन्हीं एग्ज़ाम सीट्स के ऊपर जो है आप आगे के क्लासेस में जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक तमिलनाडु में क्या होता था, तमिलनाडु में क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 के एग्जामिनेशन पब्लिक एग्जामिनेशन होते थे। साथ में क्लास 3 और 5 और 8 के भी जो है एग्जामिनेशन को ये किया जाता था, पब्लिक एग्जामिनेशन माना जाता था। लेकिन अब एसईपी क्या बोल रही है, तमिलनाडु की स्टेट एजुकेशन पॉलिसी ये बोल रही है कि क्लास 3, 5 और 8 को तो पब्लिक एग्जाम नहीं कहा जाएगा, ठीक है। मतलब हम जो है उसमें जो है बेसिकली हम ये फोकस करेंगे कि बच्चा जो है उसके ऊपर प्रेशर ना रहे, वो आराम से अपने एजुकेशन को, अपने जो भी लर्निंग प्रोसेस है उसको फॉलो करें, एंड दे आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड इट एज अ पब्लिक एग्जाम, ठीक है। अच्छा, तमिलनाडु में जो स्टूडेंट्स जैसे क्लास 10 का एसएसएलसी देते थे, क्लास 11 का पब्लिक एग्जाम होता था और क्लास 12 का हायर सेकेंडरी एग्जाम होता था, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसका ये सोचना था, मानना था कि बच्चे जो है अगर क्लास 11 का पब्लिक एग्जाम होगा तो वो जंप नहीं करेंगे 10 से डायरेक्ट 12 में, ठीक है। लेकिन स्टेट एजुकेशन पॉलिसी उसको जो है स्क्रैप करना चाहती है। दे डोंट वांट टू यूज़ स्टेट एजुकेशन, सॉरी, मतलब तीसरी, 5वीं, 8वीं और 11वीं को पब्लिक एग्जामिनेशन की कैटेगरी में नहीं डालना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इनका क्या है, नेक्स्ट बेसिकली ये है कि तमिलनाडु में जो अंडर ग्रेजुएट हैं, जैसे आर्ट और साइंस में जो भी लोग ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उसमें जो एंट्रेंस देंगे वो 11वीं और 12वीं के जो मार्क्स हैं उसको जोड़कर एंट्रेंस देंगे। तो बेसिकली सेंटर का क्या कहना है कि वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को प्रमोट करती है, एक स्टैंडर्डाइज एग्जामिनेशन होता है इसके अंडर में, और ऑल ओवर इंडिया में आप किसी, अगर आपके एक वो निकलेगा, मेरिट लिस्ट निकलेगा और जो भी कॉलेज के अंडर फॉल करेंगे ऑल ओवर इंडिया में आप उसके अंडर में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बट तमिलनाडु क्या बोलता है कि हम अपने यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एग्ज़ाम नहीं कराएंगे, हम जो भी ग्रेजुएशन के अंदर या अंडर ग्रेजुएट्स के जो भी एडमिशन देंगे आर्ट और साइंस के केस में स्पेसिफिकली, वहाँ पे आपकी 11वीं में कितने मार्क्स हैं, 12वीं में कितने मार्क्स हैं, हम उसको कैलकुलेट करके आपको एडमिशन दे देंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये कॉमन इंट्रेंस एग्जाम को दे आर बेसिकली वांट टू रिजेक्ट और बाईपास करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी या एडमिशन जो है सेंटर के अंडर में हो, तो वी आर गोइंग टू टेक इट अंडर आवर कंट्रोल। तीसरा यह है कि हायर एजुकेशन के गवर्नेंस के ऊपर भी कंट्रोल चाहती है तमिलनाडु की गवर्नमेंट, ठीक है। उसमें बेसिकली क्या है कि जैसे एनईपी अपने पॉलिसी 2020 के पॉलिसी में ये बोलता है कि एक सिंगल नेशनल रेगुलेटर होगा जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको कहेंगे, वो बेसिकली इन सारे इंस्टीट्यूशंस की मॉनिटरिंग करेगा और रिपोर्ट करेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। बट स्टेट एजुकेशन पॉलिसी जो अभी लॉन्च हुई तमिलनाडु को, ये बोलती है कि हम स्टेट लेवल पर रेगुलेशन करेंगे और जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती हैं, सारी यूनिवर्सिटी जो अबाउट टू बी गेट बिकम यूनिवर्सिटी, मतलब वो स्टेट के कंट्रोल में रहती हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो दे आर बेसिकली उनके फीस भी कंट्रोल करेंगे, उनके एडमिशन भी कंट्रोल करेंगे, उनके रिजर्वेशंस नॉर्म भी कंट्रोल करेंगे। तो बेसिकली ये है कि जो स्टेट के अंदर जो मशीनरी है, जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, उनके फीस, एडमिशन, रिजर्वेशन, इसके सारे ऊपर जो है कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट कर रहे हैं। तो उनका कहना यह है कि हम चाहते हैं कि बेटर गवर्नेंस दे पाएँ, जो रिजर्वेशन नॉर्म्स हैं उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। उसकी वजह से हमको ये हम जो है सेंटर के सिंगल नेशनल रेगुलेटर हायर एजुकेशन कमीशन का अथॉरिटी नहीं मानेंगे और वी आर गोइंग टू यूज़ स्टेट लेवल रेगुलेशन। वैसे ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो कोचिंग के ऊपर बैन नहीं करती है, और देखा जाए तो ये आपका कंसर्न है। सपोज आप पढ़ाई करते हैं, आप एजुकेशन लेते हैं, अगर आपको लगता है कि जो आपने प्रिपरेशन की है दैट इज़ नॉट इनफ, आप कुछ और उसमें इनपुट लेना चाहते हैं, आप और ज़्यादा उसको जो है डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए लोग कोचिंग करते हैं, ठीक है। सो इट इज़ योर पर्वर, आपका जो है, अगर मान लीजिए स्टेट एजुकेशन हमारे सपोज उत्तर प्रदेश है या दिल्ली है या कोई भी स्टेट रिलेटेड अगर
एजुकेशन इतना ही अच्छा होता, इतना ही हाई लेवल का एजुकेशन दे पाते, तो लोग कोचिंग क्यों करते हैं? क्योंकि कोचिंग में तो पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये चाहते हैं कि बैन करना, दे कॉल फॉर बैन ऑन प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स, जो कि नीट और जेई को ये करेंगे, प्रमोट नहीं करेंगे। तो ठीक है, आप अगर आप ये चाहते हैं कि सपोज आप ये चाहते हैं कि जो स्टेट तमिलनाडु स्टेट के जो बच्चे हैं वो बेटर एजुकेशन लें, उनको अच्छी एजुकेशन मिले, तो वो तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज जो तमिलनाडु के अंदर नहीं है, तमिलनाडु से बाहर हैं, ठीक है। तो उसके लिए तो उनको नीट और जेई का प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। और आप क्या बोल रहे हैं? आप ये बोल रहे हैं कि हम अब हमारे यहाँ पे बच्चों को 11वीं और 12वीं के नंबर्स पे हम हायर एजुकेशन दे देंगे। तो बच्चे को आप कोई भी एग्ज़ाम कराइए, कुछ भी कैसा भी बच्चा पढ़े, अगर 11वीं और 12वीं का नंबर जोड़ के आपने ग्रेजुएशन में उसको दे दिया, ठीक है। अब वो इन बच्चों के साथ एनईटी और जेई जो बाहर है उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाएगा। आप जो है अपने स्टेट के अंदर कोचिंग सेंटर के ऊपर भी बैन करना चाहते हैं। तो आप मतलब करना क्या चाहते हैं कि जो बच्चे स्टेट के अंदर हैं उनको एजुकेशन ना मिले, वो कम्पीट ना कर पाएँ, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में तो ऐसे ही हो रहा है। बच्चे जो है नीट और जेई का प्रिपरेशन करते हैं, तो अगर हर जगह ये क्राइटेरिया फॉलो होगा कि आप प्रिपरेशन करके बेटर मार्क ला पा रहे हैं और आपके स्टेट के बच्चे वो नहीं कर पाएंगे, तो वो तो पिछड़ जाएंगे, वो तो कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे, वो नेशनल क्या इंटरनेशनल लेवल पे भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बच्चे जो है ज़्यादा बेटर प्रिपेयर्ड होंगे कंपेरेटिव टू तमिलनाडु के बच्चे। तो ठीक है, वो तो स्टेट का मामला है, बट दे बेसिकली वांट टू बैन ऑन प्राइवेट कोचिंग सेंटर कि भाई ये जो है कमर्शलाइजेशन हो चुका है और दे वांट टू बैन ऑन इट, बट इसके रिप्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा हैं और नुकसान भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम क्या है, मतलब कि वाई इतना इम्पोजिशन है, इतना विरोध है कि हिंदी हम नहीं अडॉप्ट करेंगे, हम खाली इंग्लिश ही करेंगे, या हम खाली जो है तमिल लैंग्वेज ही करेंगे। तो बेसिकली इनका ये कहना है कि भाई हमारी आइडेंटिटी और कल्चरल प्राइड है हमारा लैंग्वेज। तमिल भाषा जो है बहुत ही हिस्टोरिक लैंग्वेज है और ये हमारा प्राइड है, और अगर हम हिंदी बोलना चालू करते हैं या हिंदी, आई डोंट नो, आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वो डाइल्यूट नहीं होता है, बट हिंदी बोलेंगे तो डाइल्यूट हो जाएगा, बट ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो आप ये इनका ये बोलना है कि आपका जो कल्चरल प्राइड है वो लूज आउट हो जाएगा क्योंकि वो लैंग्वेज डाइल्यूट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, आप इनका कहना यह है कि आप जो है हिंदी को इम्पोज करना चाहते हैं, जो हिंदी भाषी स्टेट हैं उनको जो है डोमिनेट करवाना चाहते हैं, लिंग्विस्टिक हायरार्की दिखाना चाहते हैं, इसके लिए आप सेंट्रलाइजेशन करना चाहते हैं हिंदी का, ठीक है। तो अगर हम हिस्टोरिक फैक्ट देखेंगे कि क्या रीज़न है, तो 1937 से लेके 1940 तक जो है एंटी हिंदी एजिटेशन हुआ। मतलब आज़ादी से पहले सी राजगोपालचारी जो हैं ये बेसिकली हिंदी को एज अ कंपलसरी लैंग्वेज बनाना चाहते थे। मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर में 1937 में कांग्रेस ने मद्रास प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट के अंडर में राजा गोपालचारी ने ये कोशिश किया कि हिंदी को सेकेंडरी स्कूल के अंदर एज अ कंपलसरी लैंग्वेज यूज़ किया जा सके, ठीक है। लेकिन उस समय की जो जस्टिस पार्टी थी उसने इसका बहुत विरोध किया, ठीक है। उनका कहना यह था कि आप जो है हिंदी को इम्पोज कर रहे हैं और ये हमारे कल्चरल स्टेटस को इरोड कर देगा। तो ये मूवमेंट जो बेसिकली जो आज के डीएमके हैं उनके में जब पेरियार होते थे उन्होंने लेड किया इसको, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, ठीक है। उस विरोध को देखकर इवेंचुअली मद्रास गवर्नमेंट ने 1940 में पब्लिक इंटरेस्ट और प्रेशर में आकर उन्होंने इसको पोस्टपोन कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू इम्पोज, वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड हिंदी इन योर एजुकेशन, ठीक है। फिर 1948 से 1950 में जब आज़ादी मिली तो कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में ये हुआ कि हिंदी को सोल ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, ठीक है। वहाँ पर वापस से फिर तमिलनाडु में जो है विरोध चालू हो गया। 1948 में यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इंग्लिश को रिप्लेस करके हिंदी को एज ऑफिशियल सोल ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, बट वहाँ पे अपोजिशन आया 1965 में वहाँ की रीजनल पार्टी की तरफ से कि ये करने से हमारे यहाँ पे सेम कि हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को हार्म होगा, ठीक है। और आप जो है बेसिकली नॉन हिंदी स्पीकर्स हैं उनको जो है डिसएडवांटेज बना रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन और जॉब के अंदर, और आप हमारे ऊपर हिंदी इम्पोज कर रहे हैं। सेम जो 1937 में था वो 1948 में भी सेम रीजन्स थे। अच्छा, 1965 में फाइनली ये कंक्लूड हो गया, आप बोल सकते हैं कि वाटरशेड मूवमेंट था कि यहाँ पे इम्पोज हो गया कि हिंदी तो नहीं आएगी, मतलब पत्थर की लकीर हो गई कि हम जो है नहीं आने देंगे हिंदी को। तो वहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि ऑन 26 जनवरी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिकली दे वांट टू स्विच फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। उसको लेके जो है वापस से तमिलनाडु के अंदर मैसिव प्रोटेस्ट चालू हुए, बहुत सारे हड़ताल हुए, रैलियाँ निकली, बहुत लोगों ने खुद को सेल्फ इमोलेशन भी कर लिया, ठीक है। और सेम ये जो मूवमेंट था वो लेड बाय डीएमके और अदर डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने ये लिया, और उन्होंने बेसिकली ऐसा दिखाया कि हिंदी और नॉर्थ को जो है लैंग्वेज डोमिनेशन के लिए आप हिंदी को इम्पोज करना चाहते हैं तमिलनाडु के ऊपर। सो वापस से इस इंटेंस प्रेशर को देखकर लाल बहादुर शास्त्री ने
वापस से पार्लियामेंट के अंदर इंग्लिश को जो है एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज यूज़ करिए, और वहाँ से ये कॉन्क्रीट हो गया कि द्रविडियन पॉलिटिक्स में नो हिंदी अपोजिशन का जो फार्मूला है वो हमेशा ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज द रीज़न कि वाई देयर इज़ सो मच हेट, सो मच कैसे क्या कहते हैं उसको, इंटरेस्ट ऑफ नॉन इम्पोजिशन, नॉन यूज़ ऑफ हिंदी। हालांकि लोग बोलते हैं, बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन है जो हिंदी बोलती है, इजी लैंग्वेज है, लोग आपस में इंटरेक्शन कर पाते हैं, बहुत सारे लोग इधर से जाते हैं उस तरफ नौकरी करने। ठीक है, तो अब ठीक है, रीजनल लैंग्वेज उनको लर्न करना है कि नहीं करना है, जो वहाँ के लोग हैं वो इधर आते हैं तो उनको वो लैंग्वेज लर्न करनी कि नहीं करनी उनका है, बट यू कांट मेक दिस काइंड ऑफ रूल्स। सो बेसिकली दोस्तों यही अपडेट था स्टेट एजुकेशन पॉलिसी का कि व्हाट दे हैव ब्रिंग, क्या डिफरेंस है एनईपी में और एसईपी में, कहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स हैं। तो आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए फ्यूचर में लाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।